दोस्तों, मैंने कल ही आप लोगों से बताया था कि आज के डेट में मैं बिहार दरोगा का जो सिलेबस है वो पूरा डिटेल्ड सिलेबस लेकर के आने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं सिलेबस लेकर के। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा। आप वीडियो को देख करके हो सके तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यानी तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, तो आपके पास ये सिलेबस चला जाएगा। और नहीं, अगर स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना चाहते हैं, नोट डाउन भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर मैं इस पीडीएफ को भेज दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिहार पुलिस एसआई का जो सबसे पहले तो हम लोग एग्जाम पैटर्न जानेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। उसके बाद हम लोग सिलेबस पर बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 4 चरणों में होता है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 4 चरणों में होता है। सबसे पहले तो प्रारंभिक परीक्षा होती है पहले चरण में। दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा। तीसरे चरण में जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो होता है, और चौथे चरण में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो 4 चरणों में यहाँ पर बिहार दरोगा का जो परीक्षा है वो 4 चरणों में यहाँ पर होना है। ठीक है, और अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको चारों चरण में बहुत ही अच्छा करना होगा। खास करके जो ये मुख्य परीक्षा है इसमें और पीईटी में, ये दोनों में आपको काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस और प्रीलिम्स का सिलेबस दोनों आज हम लोग बहुत ही गहराई से और बहुत ही विस्तार से इसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए, बिहार पुलिस एसआई प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न। देखिए, प्रीलिम्स जो पीटी एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है। देखिए, पीटी एग्जाम में एक ही पेपर होता है। ठीक है, जो प्रीलिम्स है, प्रारंभिक परीक्षा है बिहार दरोगा का, उसके पीटी एग्जाम में एक ही पेपर होता है। ठीक है, और जो कि जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर जिसमें पूछा जाता है। इसमें मैथ, रीजनिंग ये सब नहीं पूछा जाता है। आपको साइंस देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इसमें जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर मिलेगा। इसमें मैथ और रीजनिंग नहीं मिलेगा। प्री में मैथ रीजनिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, ये केवल मेंस में मिलता है। तो मेंस का सिलेबस देखेंगे हम लोग, पहले प्री का बात कर लेते हैं। ठीक है, जो देखिए पैटर्न क्या है, आपको जीके और करेंट अफेयर पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 2 घंटा आपको समय मिलेगा एग्जाम में। और नेगेटिव के लिए आपको 0.2 नेगेटिव काटा जाएगा, यानी कि 1/10 नेगेटिव काटा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है ये, आपको इसमें क्वालिफाई करना है। मतलब ये नहीं कि क्वालिफाई करना है तो 30% से ऊपर लाके क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें कट ऑफ तैयार होता है। 20 गुना बच्चों को पास करना है मेंस के लिए। तो मेंस के लिए 20 गुना बच्चों को पास करना है, तो जितने बच्चे 20 गुना में आ जाएंगे उतना को ही पास करना है। ठीक है, तो कट ऑफ तैयार होता है इसका। उसके बाद देखिए, बिहार पुलिस जो एसआई मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है, मेंस का पैटर्न देख लेते हैं। तो मेंस में 2 पेपर होता है। पेपर 1 में जनरल हिंदी, पेपर 1 में जनरल हिंदी है, इसका भी सिलेबस हम लोग देखेंगे, जनरल हिंदी का सिलेबस। ठीक है, और पेपर 2 में जो जीके और मैथ रीजनिंग होता है, ये पेपर 2 में होता है। तो पेपर 1 का पहले देखिए, 100 क्वेश्चन हिंदी का पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का। सेम है सब कुछ। 0.2 नेगेटिव इसमें भी रहता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें कोई कट ऑफ तैयार नहीं होता है। आप अगर क्वालिफाइंग जितना मार्क्स परसेंटेज है, अगर उसको पार कर जाते हैं आप, तो इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे आप। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है वो भी मैं आपको बता देता हूं अभी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जनरल में अगर आप हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बीसी में 36.5%, ईबीसी में 34%, एससी में 32%, एसटी में 32%, और फीमेल है, कोई भी कैटेगरी से अगर फीमेल है तो आपको 32% मार्क्स लाना पड़ेगा इसे हिंदी, जनरल हिंदी के एग्जाम को पास करने के लिए, जो कि काफी आसान है। आप लोग आसानी से पास कर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिलेबस बता दूंगा, उस सिलेबस के अनुसार पढ़ लीजिएगा तो आराम से पास कर जाइएगा। अब बात करते हैं पेपर 2 का। तो पेपर 2 में क्या क्या आता है, देखिए, जनरल स्टडीज आता है, जनरल साइंस, सिविक्स, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मैथ और रीजनिंग। इतने सारे टॉपिक आपको पूछे जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर देखिएगा आप कि इंडियन हिस्ट्री है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन हिस्ट्री। जो नियमावली है बिहार दरोगा का, उसमें मैंने देखा तो केवल इंडियन हिस्ट्री लिखा हुआ है। लेकिन एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको लेके चलना है, ऐसा नहीं कि जो इसमें दिया हुआ है वही पढ़ के निकल जाना है, तो आपको क्वेश्चन छूट सकते हैं। यहाँ भी देखिए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया दिया हुआ है, भारत का ज्योग्राफी दिया हुआ है, जो कि नहीं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नहीं, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछा जाता है। मैथ और रीजनिंग आपको पढ़ना है। इसमें भी 100 क्वेश्चन के एग्जाम होंगे।
ठीक है, 200 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 2 घंटा इसमें भी टाइम मिलेगा, नेगेटिव 0.2 है, और पीईटी के लिए इसमें 6 गुना लड़कों को पास किया जाएगा। ठीक है, तो पीईटी के लिए इसमें 6 गुना को पास किया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे जो पीटी का सिलेबस है और मेंस का सिलेबस है उस पर बात करेंगे। अभी तक हमने बात किया कि एग्जाम पैटर्न क्या था, अब हम लोग देखेंगे कि प्री और मेंस का सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। देखिए, जो पीटी का सिलेबस है वो मेंस के सिलेबस के समान है। सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि जो पीटी का सिलेबस है वो मेंस के सिलेबस के समान है। कुछ है डिफरेंसेस, कुछ है, देखिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, पीटी में करंट अफेयर पूछा जाता है, पीटी में करंट अफेयर पूछा जाता है, लेकिन मेंस में करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है। लेकिन एक चीज और है, मेंस में मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, लेकिन पीटी में नहीं पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको तैयारी करना है मेंस का। ठीक है, तैयारी करना है आपको, डायरेक्ट मेंस का तैयारी करना है, लेकिन आपको करंट अफेयर भी पढ़ते रहना है। करंट अफेयर भी पढ़ते रहना है और मेंस का तैयारी करना है। करंट अफेयर भी पढ़ना है, मैथ रीजनिंग भी पढ़ना है। ठीक है, और जीके तो दोनों में है ही, कॉमन है। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर और मैथ रीजनिंग दोनों पढ़ना है, यानी कि आपको मेंस का तैयारी करना है करंट अफेयर के साथ। समझ में आ गया। अब मेंस का सिलेबस देखिए, क्योंकि प्री का सिलेबस जो है मेंस के सिलेबस के समान ही है, केवल और केवल क्या है, प्री के लिए आपको करंट अफेयर एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो करंट अफेयर आप पढ़ लीजिएगा। जो मैं आपको मेंस का सिलेबस बता दूंगा और उस सिलेबस को भी फॉलो करते हैं तो प्री आपका बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाइएगा। देखिए, तो मेंस सिलेबस में देखिए मैथ का और रीजनिंग का सिलेबस देख लेते हैं पहले, जो कि नियमावली में दिया हुआ है। बिहार दरोगा भर्ती नियमावली मैंने देखा है, तो नियमावली के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए, ब्लड रिलेशन यानी कि जो रक्त संबंध है वो पूछा जाता है। सिलोगिज्म यानी कि न्याय निगमन पूछा जाता है। एनालॉगी पूछा जाता है, रीजनिंग का चैप्टर है, ये सब रीजनिंग का चैप्टर है। फिगर सीरीज यानी कि आपको पता होगा कि जो सीरीज दिया रहता है फिगर का, चित्र श्रेणी, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज रहता है, जैसे कि अल्फाबेटिक यानी ABCD 1 2 3 4 इस टाइप का सीरीज बना करके पूछता है कि इसके बाद क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन। ऑड वन आउट यानी कि जो विषम संख्या छांटने वाला होता है, चाहे विषम छांटने वाला, ये पूछा जाता है। पजल पूछे जाते हैं, यानी कि जो पजल टाइप का रहता है क्वेश्चन, इस टाइप से दे देता है क्वेश्चन आपको, यहाँ कुछ अंक दे देता है और यहाँ पर पूछ देता है कि इसमें क्या होगा, तो उसको पजल बोलते हैं। ये पजल पूछा जाएगा। ये हो गया आपको रीजनिंग का सिलेबस। ठीक है, इतना ही सिलेबस रीजनिंग का दिया था। इतना ही, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, लगभग में आपको 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो इतना में ही कवर हो जाता है इसका। और नंबर सिस्टम देखिए, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पूछा जाता है। सिमेट्री मतलब होता है कि सममितता, इसमें नंबर ऑफ सिमेट्री पूछा जाता है। आप लोग देख लीजिएगा गूगल पे नंबर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से क्षेत्रफल, आयतन, ये सब पूछा जाता है। डेसिमल और फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न पूछा जाता है। क्यूब रूट यानी कि घनमूल से क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि से क्वेश्चन। अलजेब्रा यानी कि बीजगणित से क्वेश्चन आते हैं। वर्क एंड टाइम तो कार्य और समय। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात। टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि दूरी और समय। उसके बाद देखिए SI और CI यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। डाटा इंटरप्रिटेशन। DI का क्वेश्चन आता है। DI मतलब कैसा होता है, जैसे आपने देखा होगा सर्किल से क्वेश्चन पूछ देता है ऐसे करके कि इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा। इसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। चाहे देखिए दंडा लेख का क्वेश्चन आ जाता है, इस टाइप का दंडा लेख दे देता है, तो ये होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आ सकता है। डिस्काउंट यानी कि जो छूट होता है उससे क्वेश्चन आ सकता है। बट्टा। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति से क्वेश्चन आ सकते हैं। ज्यामिति में बहुत सारे चैप्टर हैं, एंगल है, कोण है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, उसके बाद बहुभुज है, ये सब ज्यामिति में आते हैं, तो ज्यामिति से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वृत्त भी ज्यामिति में आते हैं, तो वृत्त से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज से क्वेश्चन आएंगे। तो इतने सारे चैप्टर जो दिया हुआ है आपको, सब चैप्टर करना कुछ नहीं है, जो ऊपर जो हल्का हल्का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट सबका ले लेना है आपको, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा भारी क्वेश्चन इस सबका नहीं आता है, आपको मुंह से ही देख करके ही सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। अब बात करते हैं जनरल साइंस का। देखिए जनरल साइंस में अम्ल, क्षार और लवण, केमिस्ट्री का चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण। और एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जनरल साइंस जो है दोस्तों, इसमें बायोलॉजी यहाँ पर नहीं दिया हुआ था। ठीक है, प्री के जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा बायोलॉजी, जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, वो दिया हुआ था, लेकिन पोषण चैप्टर के अलावा बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर नहीं दिया गया है। लेकिन मैंने क्वेश्चन देखा, उसमें बायोलॉजी पूछा गया था। ठीक है, बायोलॉजी से क्वेश्चन आए हैं, न्यूट्रिशन के अलावा भी दूसरे चैप्टर से भी आए हैं, तो आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, अम्ल, क्षार और लवण पढ़ना है।
ब्रह्मांड पढ़ना है फिजिक्स में, गति पढ़ना है, बल पढ़ना है, ठीक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ना है फिजिक्स में, परमाणु की संरचना पढ़ना है, अणु पढ़ना है, धातु और अधातु पढ़ना है केमिस्ट्री में। देखिए ये सब केमिस्ट्री का चैप्टर है, परमाणु, अणु, धातु, अधातु, कार्बन, ये सब केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये सब आपको करने हैं। मृदा यानी कि भूमि और ध्वनि, प्रकाश, प्राकृतिक घटना, ये सब आपको पढ़ना है। प्राकृतिक घटना जैसे इंद्रधनुष का बनना, ये सब जो है सो आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है, विद्युत करंट के बारे में पढ़ना है, और सर्किट के बारे में, करंट और सर्किट के बारे में, चुंबक और चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है आपको। पर्यावरण से जुड़े मुद्दे यानी प्रदूषण, ये सब के बारे में, ओजोन क्षरण, ये सब के बारे में पढ़ना है। प्रदूषण के बारे में, पदार्थ में परिवर्तन यानी कि जो पदार्थ का जो परिवर्तन होता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, ये सब आपको पढ़ना है। मैटर, स्टेट ऑफ मैटर और डिफरेंसेस ऑफ मैटर आपको पढ़ना है। बायोलॉजी भी पढ़ना है, मैंने एक ऐड किया यहाँ पर कि बायोलॉजी भी पढ़ना है, और जो लूसेंट का बायोलॉजी अगर वो पढ़ लेते हैं तो 100% आपका यहाँ पर बायोलॉजी भी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोग कहिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं सारा जो टॉपिक है उसके लिए बुक भी रिकमेंड कर दूंगा, आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, किस बुक से पढ़ सकते हैं, मैंने कहाँ से पढ़ा था। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इस पर, और भी मैं बोलिएगा तो और भी वीडियो बना दूंगा आपको, इसी टाइप से PDF पर मैं आपको सब कुछ समझा करके बता दूंगा। अब बात आती है सिविक्स यानी कि जो अपना पॉलिटी है, पॉलिटी का। तो देखिए संवैधानिक ढांचा, देखिए संवैधानिक ढांचा में आपको क्या क्या पढ़ना रहता है। जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ना रहता है कि संविधान कैसे बना, क्या हुआ, क्या क्या हुआ था उस समय संविधान बना था। फिर संविधान का जो ऐतिहासिक ढांचा है वो पढ़ना है आपको, संविधान का निर्माण पढ़ना है इसमें, और संविधान की जो कुछ विशेषताएं हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। संविधान का प्रस्तावना इसमें आपको पढ़ना है, संघ और इसका राज्य क्षेत्र पढ़ना है संविधान का, ठीक है, और नागरिकता आपको इसी में पढ़ना है, संविधान ढांचा में नागरिकता पढ़ना है। मूल अधिकार भी आपको इसी में पढ़ने हैं। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व पढ़ना है, मूल कर्तव्य पढ़ना है, संविधान का संशोधन जो होता है वो भी आपको संवैधानिक ढांचा में पढ़ना है, और संविधान की जो मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो संविधान ढांचा में आपको इतने चैप्टर पढ़ने हैं। और सरकार की जो प्रणाली है, तो सरकार की प्रणाली में सरकार की व्यवस्था संसदीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, उसके बाद आपको अंतर्राज्यीय संबंध, आपातकालीन प्रावधान, ये सब आपको पढ़ना है सरकार की प्रणाली में, ठीक है। और केंद्र सरकार में आपको पढ़ना है राष्ट्रपति के बारे में, उप राष्ट्रपति के बारे में, उसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में भी आपको केंद्र सरकार में पढ़ना है। उसके बाद आपको केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में, मंत्रिमंडल समितियां के बारे में, संसद के बारे में पूरा पढ़ना है आपको, संसदीय समितियां, उसके बाद उच्चतम जो न्यायालय है उसका पढ़ना है आपको, केंद्र सरकार में न्यायिक समीक्षा, ये सब आपको केंद्र सरकार में पढ़ना है। अब बात आती है राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार में क्या क्या पढ़ना रहेगा आपको, राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, राज्य परिषद, उसके बाद जो विधानमंडल है उसके बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद जो है कुछ विशेष प्रावधान है राज्यों के लिए, उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, उसके बाद स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में आपको क्या क्या पढ़ना है, पंचायती राज के बारे में पढ़ना है, उसके बाद नगर निगम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र, जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, कुछ विशेष क्षेत्र है, विशेष राज्य का दर्जा वाला क्षेत्र है, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो आपको इसमें आपको ये सब पढ़ना है। अब संवैधानिक निकाय, बहुत सारे निकाय सिस्टम ऐसे जो संवैधानिक संस्था है, तो जैसे कि निर्वाचन आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, उसके बाद वस्तु और सेवा कर यानी GST काउंसिल हो गया, उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग हो गया, जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग हो गया, OBC आयोग हो गया, ये सब जो है सो आपको संवैधानिक निकाय में पढ़ना है। इतने आपको, कुछ और हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिए। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ना है, भारत का महान्यायवादी के बारे में पढ़ना है, भारत का महाधिवक्ता के बारे में पढ़ना है, राज्य का महाधिवक्ता के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो ये सब संवैधानिक निकाय में आते हैं। और गैर संवैधानिक निकाय, कुछ निकाय ऐसे हैं, कुछ संस्थाएं ऐसे जो गैर संवैधानिक है, जैसे कि नीति आयोग के बारे में, उसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। तो ये सब के बारे में आपको, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI है उसके बारे में, लोकपाल लोकायुक्त के बारे में आपको, उसके बाद NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके बाद NDMA जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये सब जो गैर संवैधानिक निकाय है, तो इसके बारे में आपको इसमें पढ़ना रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए संवैधानिक आयाम, संवैधानिक आयाम में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा।
इसमें आपको सहकारी समिति के बारे में, राजभाषा के बारे में, लोक सेवा आयोग के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करेंगे राजनीतिक गतिशीलता के बारे में। राजनीति के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा सिविक्स में, तो राजनीतिक दल के बारे में, क्षेत्रीय दल की जो भूमिका होती है राजनीति, उसके बारे में, निर्वाचन के बारे में, चुनाव के संबंधित कौन कौन से कानून है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद मतदान व्यवहार यानी कि वोटिंग बिहेवियर के बारे में पढ़ना रहेगा। गठबंधन सरकार क्या होता है उसके बारे में, उसका दल बदल कानून क्या है, इसके बारे में आपको इसमें पढ़ना रहेगा। ठीक है, विदेश नीति के बारे में, इसी में आपको विदेश नीति भी पढ़ना है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इतिहास में देखते हैं। इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है। इतिहास में दोस्तों जो नियमावली में दिया था कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, लेकिन जो अब मैंने क्वेश्चन देखा उसमें विश्व इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं विश्व इतिहास के बारे में बताऊंगा। तो पहले तो मैं प्राचीन भारत के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो प्राचीन भारत में ऐतिहासिक स्रोत से पढ़ना है आपको कि ऐतिहासिक स्रोत कहाँ, जैसे पुरातात्विक स्रोत होता है, सिक्का है, अभिलेख है, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद प्रशस्तर युग यानी कि पाषाण युग जो है, जिसमें कि आपको पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। हड़प्पा संस्कृति में आपको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको पढ़ना है वैदिक काल में आपको ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, ये सब आपको दोनों ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक के बारे में पढ़ना है। जैन और बौद्ध धर्म पढ़ना है। महाजनपद और मगध साम्राज्य पढ़ना है। ठीक है, महाजनपद और मगध साम्राज्य। उसके बाद ईरानी और मकदूनिया आक्रमण। ठीक है, ईरानी और मकदूनिया आक्रमण भी पढ़ना है। तो ईरानी और मकदूनिया आक्रमण में आपको जैसे कि ईरानी आक्रमण हुआ था, सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। मौर्य युग में जाइए तो मौर्य युग में आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है, अशोक के बारे में, ये सब आपको पढ़ना है। फिर मध्य एशिया में आइएगा, मध्य एशिया से संपर्क, तो मध्य एशिया में आपको क्या क्या पढ़ना है, शुंग वंश, कर्ण वंश, हिंद यूनानी वंश, शक वंश, कुषाण वंश, पल्लव वंश, ये सब आपको इसमें मध्य एशिया में आ जाता है। सातवाहन वंश के बारे में आपको पढ़ना है। उसके सुदूर दक्षिण का जो इतिहास है उसमें आपको चोल वंश, चेर वंश, पांड्य वंश, ठीक है, ये सब आपको सुदूर दक्षिण इतिहास में पढ़ना है। गुप्त साम्राज्य में आपको गुप्त के बारे में पूरा जानकारी लेना है। हर्ष और उसका साम्राज्य जो है, हर्षवर्धन का जो काल था उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और दर्शन, तो दर्शन में आपको जैसे दर्शन कितने प्रकार के होते हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत, मीमांसा, वैशेषिक, ये सब आपको दर्शन में पढ़ना है। किसका प्रवर्तक कौन था, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मध्यकालीन इतिहास में बात करते हैं अगर उत्तर भारत के राज्य, तो उत्तर भारत के कौन कौन से राज्य थे, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, उत्तर भारत के जो भी राज्य थे जैसे पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, और चोल साम्राज्य भी आपको मध्यकालीन में पढ़ना है। और अरबों का आक्रमण मध्यकालीन में, आपको अरबों का आक्रमण भी आपको मध्यकालीन में ही पढ़ना है। ठीक है, जैसे अरबों का आक्रमण में तराइन की लड़ाई हुई थी, तराइन का युद्ध, राजपूत राज्य के साथ हुआ था युद्ध, ये सब आपको पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत में आपको जो वंश था, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, लोदी वंश, ये सब आपको दिल्ली सल्तनत में जितने वंश थे सबको पढ़ना है। विजयनगर बहमनी साम्राज्य के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और भारत में सांस्कृतिक विकास हुआ था, स्थापत्य जो नक्शबंदी, भक्ति आंदोलन हुआ था, उसके बाद चिश्ती संप्रदाय, सूफी सिलसिला, सोहरावर्दी संप्रदाय, ये सब आपको इसमें भारत के सांस्कृतिक विकास में पढ़ना है। और मुगल साम्राज्य पूरा आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं आधुनिक इतिहास में। तो आधुनिक में आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन आधुनिक से भी आते हैं। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन आपको पढ़ना है। यूरोपीय कंपनी का आगमन, जैसे पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश, ये सब कब आए थे, क्या क्या घटना हुआ था, सब आपको पढ़ना है। उत्तरवर्ती मुगल शासन आपको पढ़ना, उत्तरवर्ती मुगल काल। ठीक है, नवीन राज्यों का उदय, जैसे कि बंगाल का उदय, अवध का उदय, हैदराबाद का उदय, कर्नाटक का उदय, केरल, राजपूत, सिख, जाट, पंजाब, मराठा, ये सब का आपको, मैसूर का उदय, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना, यानी ब्रिटिश प्रभुसत्ता का जो स्थापना हो गया था, ये आपको पढ़ना है। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह, जितने विद्रोह हुए थे, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद बहावी आंदोलन हुए थे, विद्रोह का दमन कैसे हुआ था, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। काफी इंटरेस्टिंग रहता है। 1857 के बाद ब्रिटिश नीतियां क्या रही, 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश की नीति कैसी रही, ये सब आपको पढ़ना है। धार्मिक एवं सामाजिक जो सुधार आंदोलन है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है,
तो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में क्या क्या पढ़ना था, राजा राम मोहन राय के बारे में, उसके बाद युवा बंगाल आंदोलन जो हेनरी डिरोजियो था, थियोसॉफिकल सोसाइटी, विश्वचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, श्री रामकृष्ण मिशन, ये सब आपको पढ़ना रहता है। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रवाद का उदय भी आपको पढ़ना है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, कांग्रेस का स्थापना और उसका जो अधिवेशन हुआ था उसके बारे में। स्वराज्य के लिए संघर्ष, जो जैसे गरम दल नरम दल एक हो गया था, दोनों में फूट हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, हार्डिंग बम कांड, प्रथम विश्व युद्ध, लखनऊ समझौता, होम रूल आंदोलन, मोंटेगू घोषणा, ये सब आपको स्वराज्य के लिए संघर्ष में पढ़ना है। ठीक है। और उसके बाद जो महात्मा गांधी के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, जैसे कि स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसके बाद जो आंदोलन हुए थे आपको पढ़ने हैं सब। स्वतंत्र भारत जो स्वतंत्रता के बाद क्या कंडीशन था भारत का, ये भी आपको पढ़ना है। मैंने विश्व इतिहास भी जोड़ दिया आप लोगों के लिए, विश्व इतिहास भी देख लीजिए। तो विश्व इतिहास में पुनर्जागरण पढ़ना है, धर्म सुधार आंदोलन पढ़ना है, पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ना है, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध और रूसी क्रांति। ठीक है। उसके बाद आप देखिए, अगर हम बात करें भूगोल का, भूगोल में देखिए विश्व भूगोल का पहले बात करते हैं। तो विश्व भूगोल हमको ब्रह्मांड और सौरमंडल, ठीक है, ब्रह्मांड और सौरमंडल में जैसे आपको ब्रह्मांड, सौरमंडल, ये सब संबंधित पढ़ते हैं आप लोग टॉपिक। और विश्व का भू आकृति विज्ञान, तो भू आकृति विज्ञान में क्या क्या पढ़ते हैं, चट्टान, महाद्वीपीय विस्थापन, प्लेट विवर्तनिकी, ज्वालामुखी, भूकंप, आंतरिक संरचना पृथ्वी का, ये सब आप लोग किसमें पढ़ते हैं, भू आकृति विज्ञान में पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए जलवायु विज्ञान में आप लोग क्या पढ़ते हैं, तो जलवायु विज्ञान में पढ़ना है आपको जो वायुमंडलीय दाब होता है वो, फिर जेट स्ट्रीम क्या होता है, चक्रवात क्या होता है, ये सब आपको जलवायु विज्ञान में पढ़ना है। समुद्र विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो समुद्र विज्ञान में दोस्तों महासागर के बारे में, ज्वार भाटा के बारे में, प्रवाल भित्तियां के बारे में, सुनामी क्या होता है, महासागरीय प्रदूषण क्या होता है, ये सब आपको समुद्र विज्ञान में पढ़ना रहता है। जैव भूगोल में क्या पढ़ना है, तो जैव भूगोल में दोस्तों आपको पढ़ना है जीवमंडल का जो संघटक होता है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, बायोम के बारे में, सॉइल सिस्टम यानी कि मृदा तंत्र के बारे में आपको जैव भूगोल में पढ़ना है। विश्व के महाद्वीप के बारे में, जैसे कि अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, स्थल रूप देश कितने हैं, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, महासागरीय गर्त क्या होता है, विश्व के प्रमुख जलप्रपात क्या है, ये सब आपको विश्व के महाद्वीप में आपको पढ़ने रहते हैं। आर्थिक भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, तो आर्थिक भूगोल में आपको पढ़ना है ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में आपको आर्थिक भूगोल में पढ़ना है। कृषि में आपको क्या पढ़ना है, तो कृषि में जो है सो पूरे विश्व की जो कृषि है, कृषि व्यवस्था कहाँ की कृषि है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद मानव भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो दोस्तों मानव भूगोल में पढ़ना है आपको जो जैसे एशिया का आदिवासी के बारे में, अफ्रीका के आदिवासी के बारे में, कुछ विश्व की प्रमुख जनजातियां के बारे में। ठीक है। सर जितने भी लोग जहाँ रहते हैं, जनसंख्या का प्रारूप क्या है, ये सब के बारे में आपको, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के बारे में, मानव विकास सूचकांक के बारे में आपको मानव भूगोल में पढ़ना रहता है। ठीक है। अब आते ही बात भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल में आपको क्या पढ़ना है कि भारत और भौतिक पर्यावरण। ठीक है। भारत और भौतिक पर्यावरण में आपको जैसे कि भारत का मुख्य दर्रा, भारत का जो अपवाह तंत्र है, जैसे कि नदियाँ, उसका भौगोलिक प्रदेश कितने हैं भारत के आकार अवस्थिति क्या है, भारत के मानसून कैसे हैं, प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, भारत की मिट्टियाँ कैसी है, कृषि कैसा है भारत में, उसको खनिज संसाधन, शक्ति संसाधन, वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात, राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो ये सब आपको भौतिक पर्यावरण में पढ़ना है। भारत की जनसंख्या में आपको क्या पढ़ना है, लिंगानुपात, साक्षरता दर, जनसंख्या वृद्धि, उसके बाद अल्पसंख्यक की संख्या, उसके बाद भारत में गरीबी, जनसंख्या नीति, ये सब आपको जनसंख्या में पढ़ना रहता है। भारतीय राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र, भारतीय राज्य और संघ शासित क्षेत्र में आपको जितने भी राज्य हैं और संघ शासित क्षेत्र हैं सारे का जो यहाँ पर भूगोल पढ़ना है आपको, राज्यवार भूगोल यहाँ पर दिया हुआ रहता है तो आपको पढ़ना है। अर्थशास्त्र सिलेबस में कहीं नहीं है। ठीक है। अर्थशास्त्र सिलेबस में कहीं नहीं है, लेकिन आपका जो अर्थशास्त्र से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसके लिए आपको अर्थशास्त्र पढ़ना है कम से कम। लूसेंट का जो अर्थशास्त्र है ये कम से कम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, मैंने हिंदी का सिलेबस नहीं लिखा है तो मैं हिंदी का सिलेबस आपको लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, फटाफट से आप लोग देख लीजिएगा हिंदी का सिलेबस क्या है, मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं। जैसे कि अगर हिंदी व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में आपको अव्यय पढ़ना है। ठीक है, अव्यय। उसके बाद पढ़ना है निपात, बहुत आसान होता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। समास, ठीक है। उसके बाद लिंग,
लिंग के बाद वचन, वचन के बाद कारक पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है सर्वनाम, सर्वनाम के बाद संज्ञा, संज्ञा के बाद क्रिया, ठीक है, क्रिया के बाद ध्वनि। उसके बाद आपको विशेषण, क्रिया विशेषण संधि, ठीक है, विशेषण, उसके बाद क्रिया विशेषण, उसके बाद संधि। आप इतना आप पढ़िएगा। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया व्याकरण का टॉपिक। उसके बाद टॉपिक आता है कि आपको जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे कि आपको 10 लाइन दे 20 लाइन दे देगा, उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टाइप का रहेगा। उसके बाद आपको रिक्त स्थान को भरने वाला क्लोज टेस्ट रहेगा, ठीक है, रिक्त स्थान को भरने वाला क्वेश्चन रहेगा क्लोज टेस्ट वाला, जिसको बोलते हैं। उसका वाक्य को सुधार करने का रहेगा, वाक्य त्रुटि का रहेगा, पर्यायवाची और विलोम शब्द का रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सिलेबस मैंने बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर सिलेबस आपको समझ में आया है और आपको लगा है कि इससे आपको कुछ हेल्प मिल सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अपना प्यार जरूर दिखाइएगा इस वीडियो को भी। तो और कोई भी अगर आपको माइंड में कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप हमको हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोग